संगीत प्रेमियों का दिल आज कुछ डूब सा गया जब ये खबर सुबह सुबह आई कि मशहूर संगीतकार और सिंगर बप्पी लाहिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 69 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 80 का दशक उनके नाम रहा जब उन्होंने कई हिट गाने दिए। बॉलीवुड में यादगार गानों के सौगात देने के लिए उन्हें पहचाना जाता है। उन्होंने रॉक और डिस्को से देश को अपनी धुनों पर थिरकने को मजबूर कर दिया था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना शुरू किया था और उनके पिता ने उन्हें यह संगीत की शिक्षा दी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में बप्पी संगीतकार बनना चाहते थे और उनके अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो वो थे एस.डी. बर्मन। जिस दौर में लोग रोमांटिक गाने सुनना पसंद करते थे, बप्पी लाहिरी ने बॉलीवुड में डिस्को डांस को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका पहला जो उनका मौका था वो एक बंगाली फिल्म दादू में 1972 में उन्होंने संगीत दिया और पहली हिंदी फिल्म उनकी नन्हा शिकारी थी जो 1973 में आई। जिस फिल्म में उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया वो थी ताहिर हुसैन की फिल्म जख्मी जो 1975 में आई थी, जिसके लिए उन्होंने संगीत रचना की और उन्होंने उसमें गाना भी गाया। फिल्मों में उन्होंने खास एक अपना अहम मुकाम बनाया। मिथुन चक्रवर्ती की कुछ फिल्में जिसमें डिस्को डांसर से लेकर कई सारी फिल्में हैं उसमें उनका संगीत था और वो अपनी खास आवाज की वजह से जाने जाते थे। वो म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ गायक, अभिनेता और प्रोड्यूसर भी थे। आपको बता दें कि बप्पी लाहिरी की खास पहचान उनके गले में पड़े उनके सोने के चेन, उनकी अंगूठियां और उनका खास अंदाज। क्रिटिक केयर अस्पताल जुहू में वो भर्ती थे। प्रशांत हैं हमारे साथ। प्रशांत, 80 का वो दशक आपको याद होगा जब हर शख्स, हर युवा उनके दिए संगीत पर थिरकता नजर आता था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल, बप्पी लाहिरी का जैसा आपने कहा कि हम सब उनका जो वो समय था 80s का, मुझे अभी भी याद है कि उनका एक गाना आया था उस वक्त में जो फिल्म था अरमान फिल्म का एक गाना था रंबा हो। वहां से मेरा इंट्रोडक्शन बप्पी लाहिरी से हुआ और वो गाना जब वो आया तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग तरह का गाना है, कुछ अलग सी आवाज है, कुछ अलग सा म्यूजिक है। क्योंकि उससे पहले जिस तरह का म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा था उससे जो ट्रांजिशन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का लिया और कहे तो डिस्को, क्योंकि डिस्को लाने के पीछे बप्पी लाहिरी का हाथ माना जाता है। क्योंकि बप्पी लाहिरी ने उस वक्त ज्यादातर जो म्यूजिक दिया वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में दिया और मिथुन चक्रवर्ती की जितनी भी उस वक्त की फिल्में हैं जो हम उनको मास्टर गन 9 जो सीरीज थी, चाहे वो वारदात हो या फिल्म उनकी जो स्पाई मूवीज थी, उन सब में डिस्को डांसर हो या और जो मिथुन चक्रवर्ती ने उस वक्त फिल्में की थी, वहां से उनका पॉपुलैरिटी थी वो शुरू हुई। क्योंकि डांस म्यूजिक था और मिथुन चक्रवर्ती बहुत बेहतरीन डांसर थे और उनके म्यूजिक पे, बप्पी लाहिरी के म्यूजिक पे उनका जो है अक्सर डांस फिल्मों में देखने को मिलता था। और फिर धीरे धीरे जो इंडस्ट्री में जनरली जब भी कोई फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर आता है तो छोटे बजट की पिक्चरों से शुरुआत होती है। तो ऐसे ही उन्होंने भी बॉलीवुड में छोटे बजट की फिल्मों से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे करके बड़े स्टार्स की फिल्में, चाहे वो अमिताभ बच्चन की नमक हलाल हो या और फिल्में हो, धीरे धीरे उनका म्यूजिक जो था वो बॉलीवुड में लोकप्रिय होता चला गया। और फिर बप्पी दा एक वक्त आया जो बप्पी दा नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री के बन गए। सो उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी बहुत म्यूजिक दिया है और जो उनका मैं कहूँगा योगदान जो बॉलीवुड के लिए है वो ये है कि एक पूरा जो कहते हैं कि एक मोड़ हिंदी म्यूजिक में जो आया वो बप्पी लाहिरी के म्यूजिक से आया। प्रशांत, एक गाना था याद आ रहा है, वो गाना काफी मशहूर हुआ था। आज संगीत प्रेमी को बप्पी लाहिरी बहुत याद आएंगे। जी, याद आ रहा है जिस गाने का आप जिक्र कर रहे हैं वो अगेन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का ही गाना था। वो भी आई थिंक डिस्को डांसर का ही था। और सिर्फ यही गाने नहीं, देखा है मैंने तुझको फिर से पलट के हो या फिर जो डांस जो उनकी फिल्म थी, वो बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने म्यूजिक दिया। और शुरू में जैसा मैं कह रहा था कि ऑलरेडी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उस वक्त जिनका म्यूजिक बहुत फेमस था, जो 70s के दशक में राज करते रहे, 60 के दशक में राज करते रहे, चाहे हम कल्याण जी आनंद जी की बात करें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात करें, तो उसमें से एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर, आपको मालूम है वो गाने भी गाते थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे। और उससे पहले
वो एक्टर थे, अगर आपको शायद याद हो। किशोर कुमार की फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने एक्ट किया था। एक दो फिल्मों में वो शुरुआत में नजर आए थे, और उस फिल्म में भी उन्होंने एक तरह से एक म्यूजिशियन का ही किरदार निभाया था। अगर आप उस फिल्म में देखेंगे तो वो गिटार लिए हुए आपको नजर आएंगे, और बप्पी दा जैसे लगते थे इस उम्र में, वैसे ही उस तरह के ही उनका जो एटीट्यूड था उस फिल्म में भी था। तो उनका जो करियर था बतौर एक्टर उन्होंने शुरुआत किया, म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था ही, और बहुत लंबी पारी उनकी फिल्मों के रीमेक्स भी बहुत हुए हैं उनके गानों के। तो बप्पी दा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ ये नहीं कि फेमस थे, बल्कि जो आने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनको भी वो काफी इंस्पायर करते रहे, और एंड तक उनके कई गानों का रीमेक हुआ है। तो बप्पी दा नो डाउट, मतलब जैसे इंडस्ट्री में और म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम इतिहास में लिखे हुए, उस तरह से बप्पी दा का भी नाम फिल्मी म्यूजिक के इतिहास में है। और उनके जो एक्चुअली जो उनका पहनावा था उससे भी वो बहुत फेमस थे। आपको मालूम है कि वो किस तरह से गोल्ड चेन्स बहुत डालते थे, एक अलग ही उनका एक अंदाज था, अलग ही उन्होंने अपनी शख्सियत बनाई थी। जी प्रशांत, शराबी का भी जिक्र ना किया जाए तो थोड़ी मायूसी होगी। शराबी का हर गाना हिट रहा था। जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि शराबी फिल्मों, चाहे शराबी के हम गाने की हम बात करें, या हम नमक हलाल के गाने की हम बात करें, या हम मिथुन चक्रवर्ती की जो भी फिल्में थी उनके हम गानों की बात करें, या हम बात करें बहुत सारी जो साउथ की फिल्में थी उस वक्त जो जितेंद्र जिनमें हुआ करते थे, हम उनकी बात करें, तो वो सारे ही गाने उस वक्त के, एक मैं बोल रहा हूँ एक पूरा दौर था। हर एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक दौर आता है, और उस दौर में कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो या कोई भी एक्टर, और ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो देखी गई है कि अक्सर एक्टर्स के साथ सिंगर के साथ म्यूजिक डायरेक्टर सबका एक वक्त आता है, और वो सब उस दौर में वो फेमस होते हैं। ऐसा ही इनका था। तो मैं जैसा कह रहा था कि छोटे बजट की फिल्मों से शुरू करके बड़े स्टार उस वक्त के अमिताभ बच्चन थे, और उनकी फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया, और जो फिल्में थी वो हिट हुई, म्यूजिक भी था वो काफी हिट हुआ, बहुत सारे अवार्ड भी मिले उनको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, और इस तरह से जो उनका म्यूजिक था वो एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ उस वक्त। शारिक प्रशांत, 12 सुपरहिट सिल्वर जुबली मूवीज उन्होंने जितेंद्र के साथ भी की थी, जो 1983 से 1985 के बीच में थी। तो बप्पी लाहिरी अब हमारे बीच नहीं रहे। अपने खास अंदाज, अपनी बेहतरीन आवाज और गजब के संगीत के लिए और अलग तरह के संगीत के लिए जाने जाते थे। आज उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में 69 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आज संत रविदास जयंती है। उनके जन्म स्थान बनारस समेत पूरे देश में संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। यूपी में जारी विधानसभा के चुनावी दौर में संत रविदास जयंती में आज बनारस में नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। सुबह 10 बजे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीर गोवर्धनपुर में करीब 11:30 बजे संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह वाराणसी पहुंच गए। इसके अलावा पीएम मोदी भी आज दिल्ली के करोल बाग में स्थित रविदास मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने भी आज रविदास जयंती पर छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो संत रविदास की जयंती और वाराणसी में उनकी जन्मस्थली पर भक्तों का आना शुरू हो चुका है। उनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हैं, लेकिन पंजाब में उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, खासतौर पर दोआब इलाके में। पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव की तारीख घोषित हुई थी, लेकिन रविदास जयंती की वजह से उसे बदलकर 20 फरवरी कर दिया गया। पंजाब से वाराणसी पहुंचे भक्तों से मिले हमारे संवाददाता अजय सिंह। पंजाब के अलग अलग इलाकों से आई ये महिलाएं गीत गाकर नाचते झूमते गुरु संत रविदास का जन्मदिन मना रही हैं। संत रविदास के प्रति आस्था कितनी गहरी है वो कौशल्या देवी को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि ये चल नहीं पाती, लेकिन आस्था की ताकत इन्हें जालंधर से वाराणसी तक गुरु दरबार में मत्था टेकने खींच लाई है। अपने गुरु के दरबार पे, अपने रविदास पिताजी के दरबार में अच्छा उसका जन्मदिन हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा,
कौशल्या देवी की तरह लाखों भक्त यहाँ पहुंचे हैं। पंजाब में तकरीबन 32% दलित वोट हैं और कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनकी एकजुटता और अनुशासन संत रविदास जन्मस्थली में साफ दिखती है। इसी अनुशासन और एकजुटता की ताकत ने चुनाव की तारीख भी बदलवा दी। हर एक स्टेट में इलेक्शन आज के टाइम, और पंजाब में था 14 फरवरी का 14 फरवरी का इलेक्शन था, और रविदासिया समाज ने बोला था भी हमारे रविदास जी के जनते है, वहाँ से पंजाब से कम 30-40 प्लस 30 या 40 लाख लोग आते हैं। अब हमारी ट्रेन परसों भी आई है, कल भी आई है और आज भी आ रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो सीएम चन्नी है, उन्होंने भी स्पेशल बोला कि रविदास जयंती पे जितने भी हमारे समाज सेविका है वो सब वहाँ जाएंगे। इसलिए पंजाब में सबने इलेक्शन आगे कर दिया, उन्होंने हमारी बात मानी है, इसको हम बहुत बहुत अच्छा मानते हैं। संत रविदास के इस मंदिर का शिलान्यास सन 1965 में हुआ था। 1975 में संत रविदास जी की मूर्ति की स्थापना हुई। श्रद्धालुओं के वोट के लिए नेता यहाँ आते रहे हैं। पंजाब के चुनाव में इनकी अहम भूमिका है, लिहाजा नेता अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन इनकी महिलाएं अपने मुद्दे पर नेताओं को परखना चाहती हैं। पहले तो लेडीज सुरक्षा ही है सर। लेडीज़ के लिए जैसे दिक्कत होती रात में आना जाना, हम सुबह जाते हैं जॉब पे तो काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं रास्तों पे। तो दूसरी बात महंगाई बड़ी हो गई है सर, घर कुछ बनता नहीं, जो सैलरी मिलती है ऐसे निकल जाती है। पेट्रोल इतना महंगा, डीजल है, सिलेंडर इतना हाई हो गया, कुछ नहीं बचता सर। पढ़ाई लिखाई करके बच्चे बाहर जाई जाते हैं, माँ बाप बच्चे रह जाते इकल्ले, बेरोजगारी सब तो वध है। अच्छा हाँ जी, इस करके मामा तो बच्चे अखा तो दूर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। हाँ जी, साडे बच्चे हाँ जी, सब तो बड़ी तकलीफ है। ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इस समाज के युवाओं के भी अपने मुद्दे हैं। इतने पैसे मंदिरों में, स्टैचू में लग रहा है, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अच्छी स्टडी मिले। और जो नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेडिकल नशा तो इतना मिल रहा है कि पूछो ही मत। और सरकार है, इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बाद कोई सरकार कोई भी किसी को पूछती नहीं। वैसे तो यहाँ श्रद्धालु साल भर आते हैं, लेकिन रविदास की जन्म दिवस माघी पूर्णिमा पर यह तादाद लाखों में पहुँच जाती है। इन्हीं भक्तों के वोट के लिए यहाँ मायावती, मुलायम सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अपना मत्था टेक चुके हैं। लेकिन श्रद्धालु नेताओं की इस भक्ति को अपने नजरिए से देखते हैं। ये जो इलेक्शन का टाइम है, राजनीति से अलावा कुछ और नहीं है। प्रधानमंत्री तो जहाँ भी गुरु घर में आते हैं, लेकिन पिछले साल भी आए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको सुंदर बिल्डिंगें बना देंगे, सुंदर पार्कें होंगी, रोड होंगे, अच्छे होंगे, और ये जो आपकी व्यवस्था होगी रहने की, शेड वगैरह होंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ये सारा राजनीतिक स्टंट है और इससे अलावा कुछ नहीं है। 2022 के चुनाव में सूबे के मुखिया इन्हीं की बिरादरी से आते हैं, लिहाजा कांग्रेस तो इस पर अपना दावा ठोक ही रही है, पर दूसरे दल भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री जहां जलंधर में डेरा घूम रहे हैं, तो वहीं 16 फरवरी को यहां योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी सहित कई बड़े नेता मत्था टेकने आ सकते हैं। हम जिस जगह है यहाँ पर जो भी उनके भक्त आए हैं उनके लिए लंगर के लिए इंतजाम हो रहा है। आटे की लोइयाँ बन रही हैं, रोटियाँ सेकी जा रही हैं। और पंजाब में चूँकि चुनाव है, तो पंजाब में भी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो अपनी अपनी पार्टी की जीत की लोई बना रही है, और जाति के तावे पर वो उन रोटियों को सेकने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा रही हैं। लेकिन किसकी रोटी सेकेगी और किसे खाने को मिलेगी, ये तो यही जनता बताएगी और आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी के सीर गोवर्धन से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पंजाबी अभिनेता और लाल किले हिंसा के आरोपी दीप सिंधु की मंगलवार रात हुई सड़क हादसे में मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत के पीपली टोल के पास यह हादसा हुआ। दिल्ली से भटिंडा जाते वक्त सड़क हादसे में उनकी जान गई। दीप सिंधु की स्कॉर्पियो गाड़ी एक ट्रेलर के पीछे हिस्से से जा टकराई और इस सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। लाल किला पर पिछले साल 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में फिलहाल दीप सिंधु जमानत पर थे। पंजाबी अभिनेता और लाल किले हिंसा मामले के आरोपी दीप सिंधु की मौत पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी शोक जताया। 9:30 बजे इंफॉर्मेशन आई थी कि एक KMP पर एक्सीडेंट होने के बाद एक व्यक्ति को इलाज के लिए
यहाँ पर लेके आया गया है और उनके साथ उनकी एक फीमेल साथी है। दोनों लोगों को साथ लाया गया है और दौरान इलाज जो मेल थे उनकी डेथ हो गई है और जो उनके साथ फीमेल उनकी फीमेल उनके साथ थी उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। सर क्या नाम था जिसकी आइडेंटिफिकेशन होने पर उनका ये मिस्टर दीप सिद्धू उनका नाम पाया गया है, जो आज दोपहर को ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ से KMP पर उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सर गाड़ी खुद चला रहे थे या और देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही है कि वो गाड़ी खुद ही चला रहे थे। किस वाहन से इनका? देखिए ये स्कॉर्पियो में ट्रैवल कर रहे थे और इनके एक वहाँ पर मौके पर एक 22 टायरा ट्रक मिला है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमें यही लग रहा है कि उसी के साथ। सर ड्राइवर कहाँ है? कर्नाटक में आज से प्री यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को खोल दिया गया। पिछले हफ्ते इंटरमीडिएट स्तर के प्री यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को हिजाब विवाद के बाद बंद कर दिया गया था। इस बीच तुमकुर जिले में आज सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू हो गई है। इससे पहले उडुपी जिले में प्रशासन ने धारा 144 लगाई थी, जो 14 फरवरी से 19 फरवरी तक लागू है। आपको बता दें कि हिजाब विवाद के बाद तनाव पैदा होने पर प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया था। तनाव पहले से कम होते ही प्रशासन ने प्री यूनिवर्सिटीज के कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। अब पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है यहां शांति बहाल रखने की। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज दोबारा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले जा रहे हैं। सरकार सुरक्षा के इंतजाम चुस्त दुरुस्त करने में जुटी है। लड़कियों का पक्ष रखने वाले वकील ने अदालत से अपील की कि अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार कर स्कूल के ड्रेस कोड से मिलता जुलता हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। कहीं छात्रों के माता पिता हिजाब के लिए नारे लगाते नजर आए, तो कहीं स्कूल की बच्चियां। कई जगहों पर मुस्लिम बच्चियां हिजाब लगाकर क्लास के बाहर बैठी नजर आई, तो कई ने बगैर हिजाब के क्लास में जाने से बेहतर घर वापस जाना समझा। हिजाब की मांग कर रही लड़कियों के वकील की इस याचिका पर बीजेपी आपत्ति जता रही है कि कुछ राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों तक इस मामले की सुनवाई टाल दी जाए। वो कम उम्र की लड़कियां हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव से क्या लेना देना। इसलिए हम कह रहे हैं कि उन लड़कियों को पहचानने में कुछ लोगों का हाथ है जो ये सब करवा रहे हैं। गुहार यह भी लगाई गई कि अदालत अपने अंतरिम आदेश में संशोधन कर लड़कियों को हिजाब पहनने की छूट दे। लड़कियों का पक्ष रख रहे एक और वकील का आरोप है कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए है, लेकिन स्कूलों में भी इसे बेवजह लागू किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए है, स्कूल और दूसरे डिग्री कॉलेजेस के लिए नहीं। लेकिन देखिए किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है और मुस्लिम लड़कियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हिजाब विवाद जितना खिंचता जा रहा है, समाज भी उतनी ही तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों ही पक्षों के मुट्ठी भर लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकत आग में घी का काम कर रहा है और कर्नाटक जैसा प्रगतिशील राज्य भी धार्मिक उन्माद के नशे में डूबता नजर आ रहा है। सिसोदिया हैं, उनसे बात करते हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रशांत, आपने भी उनका कई बार इंटरव्यू किया था। अपनी बेहतरीन शख्सियत, अपनी बेहतरीन आवाज और खास तरह के अपने संगीत के लिए जाने जाते थे बप्पी लाहिरी। बिल्कुल, मैंने उनको मैं एक शो करता था, ये फिल्म नहीं आसान, वो शो मैंने उनके साथ किया, काफी वक्त मैं उनके साथ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बतौर इंसान मैंने उनके अंदर और बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जो एक इतने म्यूजिक करने के बाद मैं IMDb पे उनको देख रहा था, करीब 500 के आसपास, कुछ नहीं तो 450 तो फिल्में उन्होंने की ही है, या 450 में उन्होंने म्यूजिक दिया ही है विद एल्बम वगैरह सब कुछ मिला के। उसके बावजूद भी अभी भी कुछ करने की जो एक उत्सुकता होती है, जनरली इतने लेवल पे आने के बाद, इतना काम करने के बाद जो एक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं था। एंड तक वो बहुत सारे एल्बम्स भी करते रहे और जगह कई उन्होंने कुछ आखिरी की 2000 के बाद, आई थिंक 2006 में उन्होंने
शोला है या है बिजुरिया, मुंबई नगरिया गाना, विशाल शेखर जो आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके लिए भी उन्होंने गाने गाए। तो ये बात एक जैसे मैं कहूंगा कि बप्पी लहरी की जो आवाज थी बतौर सिंगर भी, अगर हम उनको देखें तो बतौर सिंगर भी उनकी एक आवाज की अलग छाप थी। बहुत सारे फिल्म जो आप भी अभी बात कर रहे थे, और आपने अमिताभ बच्चन की फिल्मों की बात की, लेकिन एक फिल्म थी गिरफ्तार, उसमें तीनों एक्टर्स थे, रजनीकांत, कमल हसन और अमिताभ बच्चन, और उसमें एक गाना था आना जाना लगा रहेगा, बहुत ही हॉन्टिंग सॉन्ग था और बहुत लोगों को पसंद आया था वो गाना। तो बप्पी लहरी का हमेशा से ये था कि उनको मतलब उनको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या उनको फेमस होना है, तो इसीलिए मेरे ख्याल में जो उन्होंने बतौर एक्टर पहले काम करना शुरू किया, और करीब 3 साल की एज के आसपास उन्होंने तबला बजाना शुरू किया था। तबला पे वो बजा लेते थे क्योंकि उनकी जो फैमिली थी, फैमिली में ही म्यूजिक का चलन था। म्यूजिक उनके जो पिताजी थे वो भी म्यूजिशियन थे, उनकी मम्मी जी थी वो भी जो म्यूजिशियन थी, और उसके बाद फिर उन्होंने जब ये एक्टिंग थोड़ा बहुत किया किशोर कुमार की फिल्मों में, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने म्यूजिक की तरफ हाथ बढ़ाया, और मेरे ख्याल में 1972 में शायद उन्होंने 1972 के पास उनकी एक फिल्म जो हिंदी में थी वो नन्हा शिकारी थी, और नन्हा शिकारी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उससे पहले हालांकि वो एक बंगाली फिल्म कर चुके थे, दादू नाम की। आई थिंक उस वक्त वो 19 साल के थे, और 19 साल की उम्र से उन्होंने म्यूजिक देना शुरू किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म जगत में कम उम्र में इतनी उपलब्धि या इतना नाम पाने वाले बप्पी लहरी एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो बहुत जल्दी उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। और ये बात हम सबको मालूम है कि उनको डिस्को से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जिसको हम कहते थे उस वक्त आया था, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स हम उनको कहते थे उस वक्त आया था, और वो उन्होंने उसका चलन या उसको इंट्रोड्यूस किया, और धीरे धीरे वो एक म्यूजिक ऐसा था कि जितने भी यंगस्टर्स थे वो उसको सुनना पसंद करते थे, उस पे नाचना पसंद करते थे। और ऐसा नहीं कि खाली डिस्को, अगर आपको एक गाना याद हो, चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, वो सब गाने भी उनके म्यूजिक। एक जख्मी एक फिल्म थी सुनील दत्त की जिसका गाना बहुत हिट था, दिल में होली जल रही है, अक्सर होली के मौके पे वो गाना बजाया जाता है। ये सब बप्पी लहरी ने इनको सारे गानों को म्यूजिक दिया था। और शायद लोगों को पता होगा कि बप्पी लहरी जो है वो दूर से उनकी जो मम्मी थी, माँ की तरफ से किशोर कुमार के रिश्तेदार भी थे, तो किशोर कुमार के साथ उन्होंने बहुत गाने गाए हैं। प्रशांत, आप गिरफ्तार फिल्म की बात कर रहे थे, उसका वो मशहूर गाना था कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, और जो आखिरी थी उनकी डर्टी पिक्चर उन्होंने ऊ ला 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 उन्होंने गाया था। जी जी, उनके मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी भी जो गाने हैं उनके गाने रीमेक हुए हैं। उनके गानों में लोगों को डर्टी पिक्चर की आप बात कर रहे हैं, डर्टी पिक्चर में जो उनकी आवाज भी इस्तेमाल की गई थी, और जो कहते हैं ना कि वो एक ऐसा हो गया था कि बप्पी लहरी स्टाइल म्यूजिक हमें चाहिए। तो क्योंकि वो डर्टी पिक्चर जो फिल्म थी वो एक पर्टिकुलर पीरियड को दर्शाती थी, और वो पीरियड वो था जहां पे बप्पी लहरी का म्यूजिक हिट था, इसलिए उस फिल्म में बप्पी लहरी से गाना गवाया गया और उनको उनके तरह का म्यूजिक उस गाने में दिया गया। मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई की जब भी बात होती है तो 2 गाने सबसे पहले जबान पे आते हैं। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, अगेन बप्पी दा, और दूसरा गाना ये शोला है या है बिजुरिया, मुंबई नगरिया। सो बप्पी लहरी ने हर तरह के गाने किए हैं, और साउथ में जो फिल्में प्रोड्यूस होती थी जो हिंदी में बन के आती थी, जिनमें जयाप्रदा थे, जितेंद्र थे, या और एक्टर्स चाहे वो मिथुन हो, वो सारी फिल्में उन्होंने वहां पे म्यूजिक दिया। कुछ वक्त एक ऐसा आया था 90 के दशक में जब बप्पी लहरी थोड़ा सा कम हो गए थे, उसके बाद फिर उनकी एक और गाना हिट हुआ था, फिल्म दलाल का था, अगेन मिथुन चक्रवर्ती के साथ उन्होंने वो फिल्म की थी। हालांकि कंट्रोवर्सी हुई थी उस गाने की, जो बोल थे उनको लेके, मगर वो म्यूजिक बहुत उनका हिट हुआ था। और फिर वो लगातार, मैं 2016-17 तक गाए बगाए उनके कोई ना कहीं गाने, उनके एल्बम्स वो आते रहते थे। और बीच में भी जब मैं भी उनको इंटरव्यू करने गया था, उस वक्त भी उनका शायद एक एल्बम या कोई सिंगल रिलीज हुआ था, जो मैं उनको उनके ही स्टूडियो, उनका घर था, घर में ही उनका स्टूडियो है, जूहू में उनका घर है, वहीं पे उनका स्टूडियो था जहां पे मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो बप्पी लहरी का अगर आप देखें तो 70 से लेके 2000 अगर हम 10 तक भी ले लें तो एक अच्छा खासा लंबा सफर है उनका। और इतने लंबे सफर तक एक अपने म्यूजिक की अलग पहचान बनाना और इंडस्ट्री में टिके रहना वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शारिक।
प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें, हम वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। बप्पी लाहिरी से जुड़े उनके गाने, उनका संगीत और उनकी मशहूरियत और उनका खास अंदाज हमेशा दर्शकों और लोगों की ज़हन में ताज़ा रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिरी नहीं रहे, प्रशांत सिसोदिया हैं। प्रशांत, 2-3 चीजें हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। 1989 में एक फिल्म आई थी गुरु, अगर आपको याद हो, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की। गुरु उसके सारे गाने मुझे खास तौर पर बहुत पसंद थे। अगर हम देखें तो उनका गहनों से प्यार, सोने से प्यार, हर वक्त चश्मा लगा कर रखते थे। और अभी हमारे फ्लोर पे हैं अमित भारद्वाज, वो बता रहे थे कि जब उन्होंने एक किस्सा खुद बताया था राजकुमार का, से जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो राजकुमार ने उनके गहनों को देखकर कहा कि जानी अब एक सिर्फ मंगलसूत्र भी था वो भी पहन लेते। जी, उनके बारे में ऐसे, राजकुमार के बारे में ऐसे बहुत से किस्से हैं फिल्म इंडस्ट्री में। खाली बप्पी लहरी नहीं, बप्पी लहरी के अलावा बहुत सारे एक्टर्स के साथ उस तरह की बातें उन्होंने की हैं और लोग अक्सर कहते थे कि वो मजाक थे। लेकिन जहां तक बात बप्पी साहब के सोने की है, तो बप्पी दा की फिल्म डिस्को डांसर हिट हुई थी और उसके हिट होने के बाद वो होटल में थे और वो होटल में कोई उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था और वो कॉन्सर्ट के बाद एक लेडी थी, वो आई और उन्होंने वो गाना सुन के इतना खुश हुई कि उन्होंने एक बैग खोला और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ और तो है नहीं, ये पूरा सोना जो है ये आप ले लीजिए। और वो जो गोल्ड था तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई इतना सोना तो ऑलरेडी इसके पास है, इसके गले में है, और सोना ये क्या। तो वो भी देख के हैरान हो गए कि इतना सोना। फिर सोने से रिलेटेड एक और किस्सा था कि जब 1996 में माइकल जैक्सन आए थे इंडिया, तो बप्पी दा भी उनसे मिले थे और उनको देख के जो माइकल जैक्सन थे, उन्होंने कहा, उनके गले में एक लॉकेट था जो कि गणेश का था, गणेशा का लॉकेट था, उसको देख के उन्होंने कहा कि वेरी ब्यूटीफुल लॉकेट। तो उन्होंने एक जगह लिखा है ये बप्पी दा ने कि उस वक्त मेरा मन किया कि मैं ये लॉकेट उतार के उनको दे दूं, पर मुझे लगा कि ये जो गणपति का लॉकेट है शायद ये ब्लेसिंग है गणपति की और इसी की वजह से मैं इतना फेमस हूं। अगर मैंने ये उतार के माइकल जैक्सन को दे दिया तो शायद मेरी किस्मत भी मेरा साथ छोड़ दे। तो ये बात बिल्कुल सच। मैं आपको बोलूं, जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया था तो वो उतने सोना पहने हुए नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा कि दादा आज आपका वो गोल्ड कहाँ है, वो सोना सब कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मैं घर में रहता हूँ तो थोड़ा ही पहनता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये मैं पहन लेता हूँ। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो लोग थे उनको पहचानते थे उनके गोल्ड की वजह से, कि इतना सारा सोना वो पहन के रखते थे। विदेशों में भी लोग उनको पहचानते थे, अच्छा बप्पी लहरी। तो सोना पहनना प्लस इतना सोना पहने हुए आपने फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं देखा होगा। तो अपार्ट फ्रॉम ये कि उनका म्यूजिक और उनका जो, ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि उनकी जो शख्सियत थी वो सोना पहने, बप्पी दा के बारे में आप सोचेंगे तो आपको नजर सिर्फ आएंगे बप्पी दा सोना पहने हुए। तो सोना उनकी एक पहचान बन गई थी। अगर वो ना पहने तो शायद लोग उनको पहचानते भी। ये भी एक किस्सा है कि वो कहीं बाहर गए थे और उन्होंने सोना नहीं पहना हुआ था, तो जब उन्होंने बताया कि वो बप्पी दा है तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो बहुत सारा सोना पहनते हैं, आपके पास सोना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं बप्पी दा के। शारिक। और अब वक्त एनडीटीवी बीप्स का है। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कभी कभी जल्दबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है। एक शख्स अपनी जल्दबाजी की वजह से ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से कुछ सेकंड से बच गया, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल टुकड़े टुकड़े हो गई। कर्नाटक में विवाद के बीच एक दिल खुश करने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में कर्नाटक के एक मंदिर के पास कुछ श्रद्धालु एक जनाजे को निकालने के लिए रास्ता खाली करते दिखाई दिए। शांति, सद्भाव और एकता का संदेश देने वाले इस वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है।
कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई नई सीखी हुई अंग्रेजी बोलती हुई कश्मीरी दादी माँ का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है। दादी माँ की अंग्रेजी यकीनन आपका दिल जीत लेगी। देखिए। Smootjes kawana. Yapma. Sangdaras. Aliens. Once at emoji huins kawana. Dog. Brady. Alpen. Cat. Kiet vai baksana. अच्छा Kiet. Yemis guide kawana. Fish. Smootjes kawana. Yapma. Sangdaras. Aliens. Limbis kawana. Lemon. Tomatoes kawana. Tomato. Orvas kawana. Potato. Gandas kawana. Onion. Rohnas kawana. Garlic. Park kawana. Spanish. केरल का एक मजदूर इन दिनों अपने लुक की वजह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यह मजदूर फोटोग्राफर शरीक वाइलील के लिए मॉडलिंग करते हुए नजर आ रहा है। देखिए। एयर एशिया के फ्लाइट में अब इंसानों के साथ सांप भी सफर करने लगे हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर से तवाऊ जा रही फ्लाइट में एक सांप को रेंगते हुए देखा गया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आज संत रविदास जयंती है। उनके जन्म स्थान बनारस समेत पूरे देश में संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। पीएम मोदी भी अब से कुछ देर पहले दिल्ली के करोल बाग में स्थित रविदास मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। यूपी में जारी विधानसभा के चुनावी दौर में संत रविदास जयंती में आज बनारस में भी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर गोवर्धनपुर में करीब 11:30 बजे संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सुबह सुबह वाराणसी पहुंच गए। वहीं दिल्ली सरकार ने आज इस मौके पर छुट्टी की घोषणा की है। पंजाबी अभिनेता और लाल किले हिंसे के आरोपी दीप सिद्धू की मंगलवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। हरियाणा के सोनीपत की पीपली टोल के पास यह हादसा हुआ। दिल्ली से भटिंडा जाते वक्त सड़क हादसे में उनकी जान गई। दीप सिद्धू स्कॉर्पियो कार से जा रहे थे। सामने से एक धीमी रफ्तार से ट्रेलर चला जा रहा था, ट्रक ट्रेलर, जिसके पिछले हिस्से में उनकी कार जाकर टकरा गई। ड्राइवर साइड जाकर ट्रक के पीछे जा घुसा, जिसकी वजह से दीप सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। लाल किला पर पिछले 26 जनवरी को हिंसा मामले में फिलहाल दीप सिद्धू जमानत पर थे। पंजाबी अभिनेता और लाल किला हिंसा के मामले में वो दीप सिद्धू को इस तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उन्होंने इस पर शोक जताया। 9:30 बजे इंफॉर्मेशन आई थी कि एक केएमपी पर एक्सीडेंट होने के बाद एक व्यक्ति को
इलाज के लिए यहाँ पर लेके आया गया है और उनके साथ उनकी एक फीमेल साथी हैं। दोनों लोगों को साथ लाया गया है और दौराने इलाज जो मेल थे उनकी डेथ हो गई है और जो उनके साथ उनकी फीमेल उनके साथ थी उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। सर क्या नाम था जिसकी आइडेंटिफिकेशन होने पर उनका ये मिस्टर दीप सिद्धू उनका नाम पाया गया है, जो आज दोपहर को ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ से KMP पर उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सर गाड़ी खुद चला रहे थे या और देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही है कि वो गाड़ी खुद ही चला रहे थे। किस वाहन से इनका? देखिए ये स्कॉर्पियो में ट्रैवल कर रहे थे और इनके एक वहाँ पर मौके पर एक 22 टायरा ट्रक मिला है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमें यही लग रहा है कि उसी के साथ। सर ड्राइवर कहाँ है? उसका ड्राइवर अभी हमारी कस्टडी में नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा कल जेल से रिहा हो गया। वो पिछले दरवाजे से एक SUV में निकला, जो आम प्रावधान नहीं है। बेटे की जमानत मिलने के बाद से अजय मिश्रा ने चुनाव प्रचार शुरू किया है। ये साफ नहीं है कि आशीष मिश्रा अपने पिता अजय मिश्रा की तरह चुनाव प्रचार में उतरेगा या नहीं। वो बीते अक्टूबर की घटना से पहले टिकट का दावेदार था। जब किसानों के एक प्रदर्शन पर उसकी गाड़ी चढ़ी और 4 लोग मारे गए, वो इस मामले का मुख्य आरोपी बन गया। अजय मिश्रा टेनी जी का आगमन हो चुका है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने उस दिन प्रचार शुरू किया जब पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके बेटे को जमानत दे दी। लेकिन अक्टूबर के हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार नाराज हैं और किसान नेता भी। राकेश टिकैत ने NDTV से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपकी संस्था हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कहीं इस विषय में जाने को करेंगे? आप अपील करेंगे? कब करेंगे सर? करेंगे, उसका कागज पत्तर हम भी इकट्ठे कर रहे हैं और करेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम कोर्ट के सामने कहेंगे। एक बार आपसे और पूछना चाहूंगा, उसकी रिहाई की, आशीष मिश्रा की रिहाई को आप कैसे देखते हैं? आप एक बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, कैसे? तो जनता देख रही है। अगर जनता ठीक मान रही होगी कि कत्ल करके और 3 महीने में रिहाई हो जाती है, तो इस तरह के देश में बहुत केस है। क्या पॉलिटिकल लाभ लिया जा रहा है? आशीष मिश्रा की रिहाई ऐसे समय हुई है जब यूपी में 5 दौर का चुनाव बाकी है। 2 दौर हो चुके हैं, तीसरा रविवार को है। लखीमपुर खेरी में चौथे दौर में 23 फरवरी को वोट पड़ने हैं। लखीमपुर खेरी से प्रतीक श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए। जो 5 टॉप खबरें हम दिखा रहे हैं, उन खबरों में पोल के जरिए हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, संगीत जगत को सदमा, नहीं रहे डिस्को किंग बप्पी दा। नंबर 2 पर रविदास जयंती, वाराणसी में नेताओं का जमावड़ा। नंबर 3 पर कर्नाटक में खुल गए कॉलेज, 9 जिलों में धारा 144। नंबर 4 पर यूक्रेन विवाद, क्या टल गया महायुद्ध का खतरा। नंबर 5 पर लाल किला हिंसा, आरोपी दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत।